नियाग्रा जलप्रपात में प्रति सेकंड 1.5 लाख गैलन पानी ऊपर से गिरता है। नियाग्रा जलप्रपात अपनी विशालता, ध्वनि और प्रचंड शक्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लाखों लोग किनारे पर खड़े होकर इस अद्भुत दृश्य को देखते हैं। लेकिन झरने के नीचे की जमीन एक अलग ही कहानी बयां करती है। उसके नीचे एक विशाल ढांचा मौजूद है जिसे बनाया गया, सील कर दिया गया और लगभग पूरी तरह से जनस्मृति से मिटा दिया गया। झरने के नीचे छिपी शक्ति 1 सदी से भी अधिक समय पहले नियाग्रा फॉल्स पृथ्वी पर सबसे अधिक पहचाने जाने वाले प्राकृतिक स्थलों में से एक था। लोग दूर दूर से सिर्फ झरने के किनारे से गिरते पानी को देखने और अपने पैरों के नीचे धरती को कांपते हुए महसूस करने के लिए आते थे। लेकिन तब भी कुछ लोग झरने को सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए नहीं देख रहे थे, वे उसकी शक्ति को देख रहे थे। नदी की प्रचंड शक्ति को नजरअंदाज करना उस वक्त असंभव था और इंजीनियरों, निवेशकों और औद्योगिक योजनाकारों के बढ़ते समूह के लिए यह एक ऐसा अवसर प्रतीत हो रहा था जिसे भुनाया जा सकता था। सतह पर आगंतुकों को अराजकता और हलचल दिखाई दे रही थी। पानी बिना रुके तेजी से आगे बढ़ रहा था और चट्टानों से जबरदस्त बल से टकरा रहा था। हालांकि उस सतह के नीचे एक अलग तरह की सोच आकार ले रही थी। इंजीनियर कठिन प्रश्न पूछने लगे। प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा बर्बाद हो रही थी, उस ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे किस दिशा में निर्देशित किया जा सकता था। ये प्रश्न शुरू में टावरों या मशीनों की ओर नहीं ले गए, वे चट्टान के भीतर नीचे की ओर जाते थे। शुरुआती रिपोर्टों और बाद के वृत्तांतों के अनुसार स्थानीय श्रमिकों और बसने वालों ने नदी के किनारों के पास अजीबोगरीब निशान देखने शुरू कर दिए थे। जहां कभी पानी स्वतंत्र रूप से बहता था, वहां छोटी छोटी खाइयां दिखाई देने लगीं। पत्थर में संकरी नालियां काटकर बनाई गईं, फिर उन्हें तुरंत ढक दिया गया या छिपा दिया गया। कुछ स्थानीय लोगों का दावा था कि ये शुरुआती निर्माण कार्य कभी भी जनता के देखने के लिए नहीं थे। ये व्यावहारिक, शांत और सुनियोजित थे। स्थानीय लोगों के अनुसार आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि देर रात काम बंद होने के काफी देर बाद भी उन्हें औजारों के चट्टान से टकराने की आवाज सुनाई देती थी। इन आवाजों को जमीन के नीचे से गूंजने वाली धीमी, बार बार होने वाली टक्करों के रूप में वर्णित किया गया था। उस समय सुरंगों के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन श्रमिकों के बीच यह फुसफुसाहट फैली हुई थी कि पानी को सतह के नीचे भेजा जा रहा है। झरने के जल का दोहन करने के शुरुआती प्रयास सावधानीपूर्वक किए गए थे। तब तक कोई विशाल संरचना नहीं बनाई गई थी और न ही जनता के सामने कोई बड़ी योजना प्रकट की गई थी। इसके बजाय पानी को मोड़ने के तरीके का परीक्षण करने के लिए चट्टान में छोटी छोटी नालियां खोदी गईं। ये शुरुआती नहरें उथली और सीमित पहुंच वाली थीं, लेकिन इनसे एक महत्वपूर्ण बात साबित हुई। नदी को नियंत्रित किया जा सकता था। एक बार जब यह बात समझ में आ गई तो डर और उत्साह साथ साथ बढ़ने लगे। कुछ लोगों को इस बात की चिंता थी कि इतनी शक्तिशाली प्राकृतिक शक्ति में हस्तक्षेप करने से क्या हो सकता है। वहीं कुछ अन्य लोगों को लाभ और प्रगति अपने पैरों तले ही दिखाई दी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ये छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़ा प्रभाव डालने लगे। नियाग्रा फॉल्स के आसपास की भूमि एक साथ नहीं बदली, यह धीरे धीरे और सुनियोजित तरीके से बदलती रही। कारखानों, रास्तों और खुले मैदानों के नीचे चट्टान को टुकड़ों टुकड़ों में काटा जा रहा था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार श्रमिकों को अक्सर यह पता नहीं होता था कि वे क्या खोद रहे हैं। वे निर्देशों का पालन करते पत्थर काटते और आगे बढ़ जाते, इस बात से अनभिज्ञ कि वे एक बहुत बड़े कार्य में योगदान दे रहे हैं। हालांकि इन शुरुआती प्रयासों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। बाद की रिपोर्टों और स्थानीय लोगों के अपुष्ट बयानों के अनुसार कई छोटे भूमिगत कार्यों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
पानी के दबाव का अनुमान लगाना कठिन था और कुछ शुरुआती नहरें खोदने के तुरंत बाद ही जलमग्न हो गईं। अन्य मामलों में चट्टान के कुछ हिस्से कमजोर हो गए या खिसक गए, जिससे श्रमिकों को मार्ग बंद करने और उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्नत उपकरणों या स्पष्ट दीर्घकालिक योजना के अभाव में ये प्रारंभिक प्रयोग धीमे पड़ गए। वे पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुए, लेकिन शांत हो गए। जैसे जैसे यूरोपीय खोजकर्ता और बसने वाले इस क्षेत्र का मानचित्रण और इसकी विशेषताओं का दस्तावेजीकरण करते रहे, उनके अभिलेखों में जलप्रपात से उत्पन्न भय और इसकी क्षमता में बढ़ती रुचि दोनों ही दर्ज हो गईं। वे रिकॉर्ड जल्द ही नियाग्रा को एक औद्योगिक केंद्र में बदलने के पहले गंभीर प्रयासों का मार्गदर्शन करेंगे, जिससे मानवीय गतिविधि सतह के और नीचे चली जाएगी और आगे आने वाली हर चीज के लिए मंच तैयार हो जाएगा। यूरोपीय खोज और प्रारंभिक औद्योगिक बीज। जब यूरोपीय खोजकर्ता पहली बार नियाग्रा फॉल्स पहुंचे, तो वे उद्योग के बारे में नहीं सोच रहे थे। वे जो देख रहे थे उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। 1678 में फ्रांसीसी अन्वेषक फादर लुई हेनेपिन ने इन झरनों का सबसे प्रारंभिक लिखित वर्णन प्रकाशित किया। उन्होंने इन्हें हिंसक, विस्मयकारी और समझने में कठिन बताया। उनका विवरण इनके आकार और बल पर केंद्रित था। पानी यूं ही नहीं गिरा, वह इतनी तीव्रता से गिरा कि उनका मानना था कि दुनिया में कहीं और ऐसा नजारा देखने को नहीं मिल सकता। उस पहले वर्णन के कई दशकों बाद तक नियाग्रा जलप्रपात लगभग अछूता ही रहा। आसपास छोटी बस्तियां बस गईं, लेकिन वे सतर्क थीं। नदी का सम्मान भी किया जाता था और उससे भय भी लगता था। सीमा के दोनों ओर के शुरुआती समुदाय मछली पकड़ने, व्यापार और छोटे पैमाने पर खेती पर निर्भर थे। झरने को दूर से ही निहारा जा रहा था। लोग जानते थे कि नदी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि उस शक्ति का सुरक्षित और निरंतर उपयोग कैसे किया जाए। 18वीं शताब्दी तक यह दृष्टिकोण बदलने लगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और अन्य जगहों पर उद्योग फैले, बसने वालों ने यांत्रिक चक्कियों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये शुरुआती चक्कियां भूमिगत प्रणालियों पर निर्भर नहीं थीं। उन्होंने दिखाई देने वाली जल नहरों और उथले मोड़ों का उपयोग किया, जिनसे नदी के प्रवाह के एक हिस्से को दूसरी दिशा में मोड़ा जा सके। लकड़ी की नालियों और खुली धाराओं के माध्यम से पानी को साधारण जलचक्रों तक पहुंचाया जाता था। ये संरचनाएं बनाने और मरम्मत करने में आसान थीं, लेकिन इनकी कुछ सीमाएं थीं। वे बड़े पैमाने पर परिचालन करने में सक्षम नहीं थे और क्षति के प्रति संवेदनशील थे। जैसे जैसे मांग बढ़ी, मिल मालिकों ने अधिक विश्वसनीय समाधानों पर जोर दिया। कुछ संचालकों ने पानी को सीधे पहियों के गड्ढों में पहुंचाने के लिए चट्टान में छोटे छोटे रास्ते बनाने शुरू कर दिए। ये शुरुआती सुरंगें बहुत ही कच्ची थीं। मजदूर हाथ के औजारों का इस्तेमाल करते थे और तंग जगहों में काम करते थे, जहां सीधे खड़े होने की भी जगह नहीं होती थी। चट्टानों की परतें असमान थीं और काम की गति धीमी थी। फिर भी इन मार्गों से पानी की गति और दिशा पर बेहतर नियंत्रण संभव हो पाया। ये प्रारंभिक भूमिगत संरचनाएं किसी एकीकृत योजना का हिस्सा नहीं थीं। इन्हें योजनाबद्ध तरीके से नहीं, बल्कि आवश्यकतावश बनाया गया था। एक मिल एक छोटी सुरंग जोड़ती, फिर दूसरी मिल उस मार्ग को थोड़ा और आगे बढ़ाती। कुछ रिपोर्टों के अनुसार मिल मालिक शायद ही कभी अपनी योजनाएं साझा करते थे, जिसके कारण भूमिगत रास्तों का एक बिखरा हुआ जाल बन गया। लक्ष्य सीधा साधा था, पानी का प्रवाह बनाए रखें और मशीनों को चालू रखें। अपनी ऊबड़ खाबड़ प्रकृति के बावजूद इन रास्तों ने एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। इन्होंने दिखाया कि भूमिगत निर्माण संभव और उपयोगी था। श्रमिकों ने चट्टान को काटने पर उसके व्यवहार को समझा।
उन्होंने यह भी सीखा कि पानी कहाँ जमा होता है और कहाँ तेजी से बहता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक यह स्पष्ट हो गया था कि ये अस्थायी सुरंगें जलप्रपात के आसपास बढ़ती औद्योगिक मांग को पूरा नहीं कर सकती। उत्पादन की मांग बढ़ रही थी और मौजूदा तरीके अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। इस बात को समझते हुए इंजीनियरों और योजनाकारों को बड़े पैमाने पर सोचने की प्रेरणा मिली, जिससे सीधे तौर पर जल नहरों और संरचित भूमिगत प्रणालियों के युग की शुरुआत हुई, जिसने जल्द ही पूरे क्षेत्र का स्वरूप बदल दिया। हाइड्रोलिक नहरें और मिल सुरंग नेटवर्क। 1850 के दशक की शुरुआत तक नियाग्रा फॉल्स को अब छोटे प्रयोगों के स्थान के रूप में नहीं देखा जाता था। उद्योग को बड़े पैमाने पर नियंत्रण और विश्वसनीयता की आवश्यकता थी। इसी दबाव के कारण शहर के नीचे पहली बड़ी भूमिगत इंजीनियरिंग परियोजना शुरू हुई। 1853 में फॉल्स हाइड्रोलिक पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कारखानों को सीधे पानी पहुंचाने के लिए एक हाइड्रोलिक नहर खोदना शुरू किया। यह कोई प्रयोग नहीं था, यह धरती को पूरी तरह से नया रूप देने का एक संकल्प था। निर्माण कार्य धीमी और सावधानीपूर्वक गति से आगे बढ़ा। श्रमिक दल वर्षों तक सीमित औजारों की सहायता से मिट्टी और पत्थरों को काटते रहे। नहर का निर्माण 1861 में पूरा हुआ और इसने सब कुछ बदल दिया। नदी का पानी अब एक नियंत्रित नहर में निर्देशित किया जाता था, जो बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र को पानी की आपूर्ति करती थी। मुख्य नहर से कारखानों के नीचे बने गड्ढों में पानी ले जाने के लिए छोटी सुरंगें खोदी गईं। ये सुरंगें संकरी और नीची थीं, अक्सर केवल 8 से 12 फीट ऊंची, लेकिन पानी का स्थिर प्रवाह बनाए रखने के लिए इन्हें सटीक रूप से मापा गया था। इन सुरंगों को आकार देने के लिए श्रमिकों ने हाथ के औजारों और शुरुआती विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया। कठोर चट्टान में घंटों तक छेनी ठोकी जाती थी। छोटे छोटे विस्फोटक सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, क्योंकि अधिक बल से सुरंग ढह सकती थी या उसमें तुरंत पानी भर सकता था। इंजीनियरों ने ढलान और कोण पर विशेष ध्यान दिया। यदि ढलान गलत होता तो पानी बहुत तेजी से बह सकता था या पूरी तरह से रुक सकता था। हर एक कटाई महत्वपूर्ण थी और गलतियां खतरनाक साबित हो सकती थीं। जल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पूरे सिस्टम में मैन्युअल गेट लगाए गए थे। ऑपरेटर इन गेटों को हाथ से समायोजित करते थे, जिससे मिलों के अंदर की मांग के अनुसार प्रवाह खुलता या बंद होता था। इससे कई कारखानों को सिस्टम पर अधिक भार डाले बिना एक ही नहर से बिजली प्राप्त करने की सुविधा मिली। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार नियंत्रण का यह स्तर उस समय के हिसाब से उन्नत माना जाता था। इससे मशीनें अधिक सुचारू रूप से और लंबे समय तक चल पाती थीं। जैसे जैसे और कारखाने बनते गए, वैसे वैसे अतिरिक्त सुरंगें भी जोड़ी गईं। ये मार्ग अलग थलग नहीं थे, ये आसपास की इमारतों के नीचे आपस में जुड़ने लगे, जिससे शुरुआती भूमिगत नेटवर्क का निर्माण हुआ। बाद में किए गए निरीक्षणों के अनुसार कुछ श्रमिक सड़क स्तर के बजाय भूमिगत रूप से विभिन्न स्थानों के बीच आवागमन करते थे। साधारण जल मार्गों के रूप में शुरू हुई ये संरचनाएं धीरे धीरे शहर के नीचे एक छिपी हुई परत बन गईं। भूमिगत परिस्थितियां कठोर और भयावह थीं। रिपोर्टों के अनुसार भूस्खलन का खतरा लगातार बना रहता था। पानी के रिसाव से सुरंग कुछ ही मिनटों में मौत का जाल बन सकती थी। मजदूर अंधेरे में खराब वायु संचार के बीच और किसी भी गड़बड़ी की आशंका के बिना काम कर रहे थे। इन जोखिमों के बावजूद बिजली की निरंतर मांग के कारण निर्माण कार्य जारी रहा। ये सुरंगें नियाग्रा के शुरुआती उद्योगों की जीवन रेखा बन गईं। कागज मिलें निरंतर गति पर निर्भर थीं। रासायनिक कारखानों को प्रक्रियाओं को स्थिर रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। नीचे अदृश्य नालियों से बहने वाले पानी के कारण ही पूरे व्यवसाय का विकास और पतन होता था।
बहुत कम आगंतुकों को पता था कि जब वे जमीन के ऊपर खड़े थे तो उनके नीचे एक औद्योगिक प्रणाली चल रही थी। हालांकि 19वीं सदी के अंत तक सीमाएं स्पष्ट होने लगीं। यांत्रिक जल शक्ति की भी एक सीमा थी। इंजीनियरों ने नियाग्रा की शक्ति को अधिक लचीली शक्ति में परिवर्तित करने का तरीका खोजना शुरू किया। इस खोज ने भूमिगत निर्माण को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया, जिससे अगले परिवर्तन की नींव पड़ी। बिजली, टेस्ला और गहरी ऊर्जा सुरंगें। 19वीं सदी के अंत तक नियाग्रा जलप्रपात ऊर्जा के भविष्य को लेकर वैश्विक बहस का केंद्र बन गया था। थॉमस एडिसन ने कम दूरी पर काम करने वाली प्रत्यक्ष धारा प्रणालियों को बढ़ावा दिया। निकोला टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने प्रत्यावर्ती धारा का समर्थन किया, जो ऊर्जा स्रोत से बहुत दूर तक प्रवाहित हो सकती थी। बहस बेहद तीखी थी और प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। अंततः नियाग्रा जलप्रपात वह स्थान बन गया जहां इस विवाद का निर्णायक अंत होना था। प्रत्यावर्ती धारा के लिए जनरेटर और तारों से कहीं अधिक की आवश्यकता थी। इसके लिए जल प्रवाह पर अभूतपूर्व नियंत्रण की आवश्यकता थी। इंजीनियरों ने नियाग्रा नदी को इसलिए चुना क्योंकि इसका निरंतर प्रवाह अद्वितीय विश्वसनीयता प्रदान करता था। इसके बाद न केवल एक विद्युत संयंत्र का निर्माण हुआ, बल्कि उस समय तक की सबसे बड़ी भूमिगत सुरंगों में से कुछ की खुदाई भी की गई। एडम्स पावर प्लांट नंबर 1 के लिए झरने के नीचे पहले कभी न बनाई गई एक टेलरेस सुरंग की आवश्यकता थी। इस सुरंग को टरबाइनों से इस्तेमाल किए गए पानी को सतह को बिना प्रभावित किए नदी की ओर वापस ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। कर्मचारियों ने गहरी खाई को काटकर लगभग 18 से 20 फीट ऊंचा मार्ग बनाया। इसका आकार सावधानी पूर्वक चुना गया था। घोड़े की नाल के आकार की घुमावदार आकृति के कारण पानी आसानी से बह सकता था, जबकि आसपास की चट्टान दबाव में स्थिर रहती थी। खुदाई धीमी और खतरनाक थी। श्रमिकों ने चट्टानों को हाथों से और नियंत्रित विस्फोटों की सहायता से हटाया। उस समय की रिपोर्टों के अनुसार गलत अनुमान के कारण आसपास के पत्थरों में दरार आ सकती थी या अचानक रिसाव हो सकता था। काम आगे बढ़ने के साथ साथ लकड़ी के सहारे लगाए गए, जिससे स्थायी लाइनिंग लगने तक दीवारें अपनी जगह पर टिकी रहीं। ईंट और पत्थर का उपयोग उन कमजोर हिस्सों में किया गया जहां ढहने का खतरा सबसे अधिक था। हर कदम पर बाढ़ या सुरंग के ढह जाने का डर बना रहता था। पूरा होने पर सुरंग से भारी मात्रा में पानी गुजरता था। जनता की नजर से ओझल रहते हुए हर सेकंड दसियों हजार गैलन पानी इससे होकर गुजरता था। ऊपर से देखने पर संयंत्र सुव्यवस्थित और शांत प्रतीत होता था, लेकिन नीचे एक सीमित स्थान में पानी अत्यधिक बल के साथ बह रहा था। कुछ इंजीनियरों को सुरंग की दीवारों पर दीर्घकालिक दबाव की चिंता थी, हालांकि प्रणाली सफलतापूर्वक काम करती रही। इसका प्रमाण 16 नवंबर 1896 को सामने आया। नियाग्रा में उत्पन्न बिजली 26 मील से अधिक दूर बफेलो तक पहुंच गई। यह दुनिया के लिए एक चौंकाने वाली घटना थी। प्रत्यावर्ती धारा विजयी हो गई। कारखाने जगमगा उठे, सड़कों पर बत्तियां जलने लगीं और केंद्रीकृत बिजली व्यवस्था का विचार साकार हो उठा। इन सब के बीच सुरंग चुपचाप अपना काम करती रही। कुछ बाद के विवरणों के अनुसार एडम्स संयंत्र की सफलता ने भूमिगत निर्माण के बारे में इंजीनियरों की सोच को बदल दिया। सुरंगें अब गौण संरचनाएं नहीं रह गईं। वे बढ़ती विद्युत प्रणाली में आवश्यक धमनियां बन गईं। नियाग्रा अब केवल उद्योग को ही आकार नहीं दे रहा था, यह अपनी सीमा से बहुत दूर स्थित शहरों को भी प्रभावित कर रहा था। फिर भी यह परिवर्तन नदी और झरने के बीच से गुजरने वाली सीमा पर ही नहीं रुका। नियाग्रा नदी दो देशों के बीच बंटी हुई है और एक तरफ से पानी के हर बड़े मोड़ का असर दूसरी तरफ भी पड़ता है। अमेरिकी तट पर बिजली उत्पादन बढ़ने के साथ साथ
कनाडाई इंजीनियर और अधिकारी नदी के प्रवाह पर कड़ी नजर रख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि नदी के प्रवाह को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इसी समझ ने कनाडा को उसी जलधारा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिगत प्रणालियों की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। इन परियोजनाओं के तहत जलप्रपात के नीचे सुरंगों को और गहरा और चौड़ा बनाया जाएगा, जिससे चुपचाप छिपे हुए नेटवर्क का विस्तार इस तरह से होगा कि जमीन के ऊपर खड़े बहुत कम लोगों को इसका पता चलेगा। कनाडा का विस्तार और ओंटारियो में बिजली की सुरंगें। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक कनाडा ने यह महसूस किया कि नियाग्रा नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करना उसके अपने औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण था। 1904 में ओंटारियो पावर कंपनी ने हॉर्सशू फॉल्स के पास एक जल विद्युत संयंत्र के निर्माण की एक बड़ी परियोजना शुरू की। यह कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इस योजना में सुरंगों के एक विशाल भूमिगत नेटवर्क का उपयोग किया गया था, जो पानी को सतह से काफी नीचे स्थित टरबाइनों तक पहुंचाएगा। अमेरिका की छोटी सुरंगों के विपरीत कनाडा में बनी इन सुरंगों का निर्माण विशालता और स्थायित्व दोनों को ध्यान में रखकर किया गया था। इंजीनियरों ने काम में तेजी लाने के लिए कई खुदाई स्थलों का समन्वय किया। टीमों ने प्रस्तावित सुरंग लाइनों के साथ प्रवेश शाफ्ट से खुदाई शुरू की और साथ ही नदी के किनारे स्थित प्रवेश द्वारों से भी खुदाई शुरू की। रिपोर्टों के अनुसार इसके लिए भूस्खलन से बचने और जल प्रवाह को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाना आवश्यक था। सुरंग के प्रत्येक खंड को स्थिर ढलान बनाए रखने और बाढ़ को रोकने के लिए सटीक मानदंडों को पूरा करना था। स्थानीय भूविज्ञान ने फायदे और बाधाएं दोनों प्रस्तुत कीं। डोलोमाइट की ऊपरी परतों ने चौड़ी सुरंगों के लिए मजबूत प्राकृतिक सहारा प्रदान किया। इनके नीचे की नरम परतें खिसकने और कटाव के प्रति संवेदनशील थीं। इससे निपटने के लिए इंजीनियरों ने कमजोर क्षेत्रों को ईंट और कंक्रीट की परत चढ़ाकर मजबूत किया। इन सुदृढ़ीकरणों को सावधानीपूर्वक एक एक परत करके लगाया गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सुरंगें उनमें से बहने वाले पानी के प्रचंड बल का सामना कर सकें। मुख्य सुरंग 2000 फीट से अधिक लंबी थी। पार्श्व शाखाओं से विद्युत संयंत्र के नीचे स्थित 15 टरबाइन ड्राफ्ट ट्यूबों को पानी की आपूर्ति की जाती थी। इनटेक पॉइंट्स पर लगाए गए स्टील गेट्स की मदद से ऑपरेटर पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते थे, दबाव को विनियमित कर सकते थे और यह सुनिश्चित कर सकते थे कि टरबाइन इष्टतम गति से चलें। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ये सुरंगें बिना किसी रुकावट के प्रति सेकंड दसियों हजार घन फुट पानी प्रवाहित करने में सक्षम थीं। निर्माण में मानव श्रम का भारी उपयोग हुआ था। इतालवी, पोलिश और हंगेरियन सहित प्रवासी श्रमिकों ने केवल लालटेन की रोशनी में लंबी लंबी शिफ्टों में काम किया। उन्होंने चट्टान को छेदने छेनी से तराशने और आकार देने के लिए हाथ के औजारों का इस्तेमाल किया। कुछ हिस्सों को शुरुआती विस्फोटकों से उड़ाया गया, जिसके लिए खतरनाक ढहने से बचने के लिए सटीक समय निर्धारण की आवश्यकता थी। यह काम बेहद थकाऊ, शारीरिक रूप से कठिन और खतरनाक था। फिर भी सुरंगें धीरे धीरे सतह के नीचे आकार लेती रहीं। एक बार चालू हो जाने पर इन सुरंगों ने न केवल बिजली संयंत्र को, बल्कि दक्षिणी ओंटारियो भर में कारखानों, रेलगाड़ी प्रणालियों और बिजली ग्रिडों को भी बिजली की आपूर्ति की। इस नेटवर्क ने कनाडा को अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया और तेजी से औद्योगीकरण हो रहे क्षेत्र को विश्वसनीय बिजली प्रदान की। परियोजना के विशाल आकार और जटिलता के बावजूद 20वीं सदी के मध्य में कई चुनौतियां सामने आईं। नए नियम, केंद्रीकृत जल नियंत्रण और बड़े सार्वजनिक निर्माण कार्यों के कारण अंततः
इन निजी तौर पर निर्मित सुरंगों की आवश्यकता कम हो गई। समय के साथ इसके कुछ हिस्से छोड़ दिए गए, भर दिए गए या आधुनिक इमारतों के नीचे दब गए। आज इस शुरुआती इंजीनियरिंग का अधिकांश हिस्सा छिपा हुआ है शहर के नीचे एक भूली हुई परत, जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। इस शांत गायब होने ने नियाग्रा की भूमिगत कहानी के अगले चरण की नींव रखी, जहां पतन से पहले और भी बड़ी और जटिल सुरंगें खड़ी हुईं। पतन और विशाल परित्यक्त सुरंग नेटवर्क। 20वीं सदी के आगे बढ़ने के साथ नियाग्रा फॉल्स के ऊपर की दुनिया में नाटकीय परिवर्तन आया और भूमिगत परिदृश्य भी उसी के अनुरूप बदल गया। मिलें और कारखाने जो कभी जल शक्ति पर निर्भर थे, धीरे धीरे बिजली पर चलने लगे, जिससे सतह के नीचे सावधानीपूर्वक खोदी गई सुरंगें और नालियां अप्रचलित हो गईं। कभी हजारों गैलन प्रति सेकंड ईंधन के प्रवाह से गूंजने वाले टेल रेस और व्हील पिट अब शांत हो गए थे। कुछ सुरंगें मलबे से भर गईं, कुछ आंशिक रूप से ढह गईं और कुछ क्षेत्रों में इंजीनियरों ने नींव को स्थिर करने के लिए जानबूझकर उन्हें मलबे से भर दिया। जमीन के ऊपर नई सड़कें, गोदाम और औद्योगिक परिसर बन गए, जिससे छिपी हुई भूमिगत दुनिया का कोई निशान नहीं बचा। सामान्य दृष्टि से देखने पर जमीन ठोस और साधारण सी लगती थी, लेकिन इसके नीचे एक पूरा औद्योगिक साम्राज्य समय के साथ ठहर सा गया था। दशकों तक किसी ने भी इन सुरंगों में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। प्रवेश मार्ग बंद, जलमग्न और खतरनाक थे। स्थानीय लोगों के बीच भूमिगत कक्षों, गुम रास्तों और रात भर सुनाई देने वाली अजीब गूंजों की अफवाहें फैली हुई थीं। छिपे हुए कमरों, ध्वस्त मशीनों और भूले हुए औजारों की फुसफुसाहट ने भय और आकर्षण का मिश्रण पैदा कर दिया था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खाई की दरारों से होकर गुजरती हुई परछाइयों की झलक देखी थी, हालांकि कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि नीचे क्या था। यह जाल शहरी किंवदंतियों का विषय बन गया और ये कहानियां श्रमिकों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सावधानीपूर्वक सुनाई जाती रहीं। फिर 2018 में इंजीनियरों और पुरातत्वविदों की एक टीम ने झरने के अमेरिकी और कनाडाई किनारों के पास की सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों के नीचे सर्वेक्षण शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें पुरानी सुरंगों के कुछ अवशेष मिल जाएंगे और शायद ज्ञात सुरंगों के नक्शों की पुष्टि भी हो जाएगी, लेकिन जो मिला उससे वे चौंक गए। दशकों से दबे मलबे और गाद के नीचे से सुरंगों के ऐसे हिस्से निकले जो पहले अज्ञात थे। जंग लगी टरबाइनें, छोड़े गए पाइप और दशकों से जमे हुए भारी उपकरण कक्षों में बिखरे पड़े थे। रिपोर्टों के अनुसार कुछ उपकरण लगभग 1 सदी पुराने थे, जिससे टीम को प्रारंभिक जलविद्युत इंजीनियरिंग के पैमाने और परिष्कार की अभूतपूर्व झलक मिली। कुछ कक्षों के विशाल आकार ने शोधकर्ताओं को अवाक कर दिया। कई हिस्सों में ईंटों से बने मेहराब उनके सिर के ऊपर तक ऊंचे उठते थे, जबकि अन्य रास्ते इतने संकरे थे कि उनमें से एक व्यक्ति का रेंग कर निकलना भी मुश्किल था। इस खोज से पता चला कि यह जाल किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक आपस में जुड़ा हुआ था। सुरंगें अमेरिकी और कनाडाई दोनों तरफ फैली हुई थीं, जो कई ऐतिहासिक बिजली स्टेशनों और औद्योगिक सुविधाओं को जोड़ती थीं। कभी मिलों और टरबाइनों को चलाने वाला जल कई स्तरों से होकर बहता था, जिसे असाधारण सटीकता से निर्मित फाटकों, नहरों और ढलानों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। अतीत की आपदाओं, संरचनाओं के ढहने और मरम्मत कार्यों के प्रमाण अब भी दिखाई दे रहे थे, मानो समय के साथ ठहर गए हों, जो जलप्रपात को नियंत्रित करने के लिए किए गए अथक प्रयासों के बारे में सुराग देते थे। जमीन के ऊपर खड़े होकर सबसे अनुभवी इंजीनियर भी
नीचे छिपी विशालता का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। ये सुरंगें हजारों फीट तक फैली हुई थीं, एक अदृश्य जाल की तरह जो ऊपर की दुनिया से पूरी तरह छिपी रहते हुए पूरे क्षेत्र में ऊर्जा का संचार करती रही। शोधकर्ताओं ने विस्मय और अविश्वास के मिले जुले भाव व्यक्त किए। इन भूले बिसरे गलियारों से गुजरते हुए वे चट्टानी दीवारों और छतों से इतिहास के भार को महसूस कर सकते थे, और ऊपर गिरते झरनों की गर्जना की तुलना में कक्षों की खामोशी लगभग कान बहरा कर देने वाली थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।